पुतिन को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला यूक्रेन में, यह बात सच है। इसका फायदा पुतिन उठा सकता था और कोई भी चढ़ दौड़ता यार, बचा भाई ने दगा दे दी अब हम क्या करें। तो ये वाला जो नैरेटिव है ना कि भाई ने दगा दे दी अब हम क्या करें, ये बिक जाता है। ये दोस्तों रशिया में जो हो रहा है कल से, अब वो थोड़ा बहुत निपट गया है, उस बंदे ने यू टर्न ले लिया। पर मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। वैगनर ग्रुप जैसी और ऐसे ग्रुप्स हैं दुनिया में, वो ऐसा क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मीडिया जो आपको बताएगा ना, मीडिया आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे बताएगा, एनालिसिस बहुत कम होता है। और जो वहां पे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स भी बैठे रहते हैं जिनको काफी नॉलेज है, उनको भी एक लिमिटेड वक्त मिलता है और ये सब चीजें समझाने में टाइम लगता है। दोस्तों आप बोलेंगे नहीं साहब मैगी की तरह आप 2 मिनट में आपको समझा दें कि रूस में क्या हो रहा है, वो कोई भी वहां पे जनरल साहब बैठे हैं, मैं देख रहा था कई सारे स्टूडियोज में आर्मी के जनरल्स बैठे थे। दीज पीपल हैव ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस यार, 20-20, 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है इनका, ठीक है। इन लोगों ने दुनिया देखी है, बाहर फॉरेन पोस्टिंग्स कही हैं, एक्सपीरियंस है, लड़ाई लड़ी है, इनको सब कुछ पता है। लेकिन जब उनको टाइम नहीं मिलेगा, जब उनको बोलने का वक्त नहीं मिलेगा, और इसमें टेलीविजन वालों की भी गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि टाइम वही होता है आपका 23 मिनट। 30 मिनट के प्रोग्राम में 22-23 मिनट में प्रोग्राम रैप अप हो जाता है, बाकी में ऐड चलते हैं। तो अगर 5 लोग हैं तो वहां पे एक एक करके सबको वक्त देना पड़ता है, 3-3, 4-4 मिनट में क्या ही बताएंगे। तो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की कि ऐसे ग्रुप्स क्या होते हैं, करते क्या हैं, खासतौर से वैगनर के बारे में, राइट। अच्छा दोस्तों, वैगनर ग्रुप का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन। तो दोस्तों जब ये बंदा जेल से निकला ना प्रिगोजिन, तो प्रिगोजिन ने बोला मैं करूं कि यार कुछ ना कुछ तो काम करना ही है मुझे। तो इसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक रेस्टोरेंट खोल देता हूं। खाना वाना बनाने का शौक था, खाने का बड़ा शौकीन था, इसने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, रेस्टोरेंट चल पड़ा। तो किसी ने पुतिन को बताया कि साहब वो जो रेस्टोरेंट है ना, खाना ठीक बनता है वहां पे, खाना फिट है वहां पे। अच्छा, पुतिन इसको जानता भी था पहले से, पर ऐसी कोई खासी दोस्ती नहीं थी, पर पुतिन न्यू हिम फ्रॉम बिफोर, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। तो इसने जो रेस्टोरेंट बनाया ना, इसने जो होटल अपना छोटा सा खोला, वहां पे लोग खाने लगे, बड़ा मशहूर हो गया। पुतिन ने वहां से खाना मंगाया, एक बार लोगों से बात सुनी होगी, खाया उसने, बोला साहब टिप टॉप है, बिल्कुल मजेदार है एकदम। बोला ठीक है चलो दोबारा मंगवाओ, 12 मंगवाओ। अच्छा अगली बार जब फंक्शन होगा ना हमारा, तो जो प्रिगोजिन है ना, ये बंदा करेगा, केटरिंग करेगा। तो धीरे धीरे बड़े बड़े जो फंक्शंस थे उधर ये केटरिंग करने लगा। जाहिर सी बात है इसकी जान पहचान 10 लोगों से हो गई, क्योंकि सब लोग फिर अपने केटरिंग इससे करवाने लगे। और चाहे लोगों को इसका खाना पसंद आया ना, क्योंकि पुतिन को पसंद था, तो सब लोगों ने बोला साहब अगर पुतिन को पसंद है तो हमें भी पसंद है, चलो इससे करवाओ। तो ये काफी फेमस हो गया। 2014 में लोग कहते हैं कि वैगनर ग्रुप के बारे में लोगों को पता चला। अब वैगनर ग्रुप कब पैदा हुआ इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इसका जन्म कब हुआ इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन 2014 में इसके बारे में रिवील हुआ, पता लगा कि साहब एक वैगनर ग्रुप है। इस वैगनर ग्रुप ने और क्या करा, जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो वैगनर ग्रुप ने एक ट्रोल आर्मी खड़ी करी अपनी, जिसके अंदर साहब लिखने वाले थे, जिसके अंदर म्यूजिक देने वाले थे, जिसके अंदर इंटरनेट के ट्रोल्स थे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने पूरी फौज खड़ी करी, और ये फौज खड़ी करी उन्होंने पुतिन के आशीर्वाद से। जब मैं फौज की बात कर रहा हूं, मैं हथियार की बात नहीं कर रहा। ये AK-47 वाली फौज नहीं थी दोस्तों, ये लैपटॉप वाली फौज थी। ये लोग मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में बैठते थे और फेसबुक पे, यूट्यूब में, इन सब माध्यमों को इस्तेमाल करके इन्होंने खूब इंफ्लुएंस करे यूएस के इलेक्शंस। वैगनर ग्रुप का जो प्रिगोजिन है, धीरे 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 उसको आशीर्वाद मिला पुतिन का, और पुतिन जैसे जैसे इसको आशीर्वाद देता गया, ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसने अपने लोग खड़े कर दिए और बड़े तगड़े इसने लड़ा के खड़े करे। इसने एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी। प्राइवेट आर्मी होती क्या है, व्हाट आर दीज प्राइवेट आर्मीज? दोस्तों ऐसा होता है कि जो मर्सनरीज होते हैं ना, यानी कि भाड़े के फौजी जो पैसा लेके लड़ते हैं, इनकी किसी देश के साथ लॉयल्टी नहीं होती, इनकी किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ या किसी सोच के साथ इनकी लॉयल्टी नहीं होती। इनकी अगर लॉयल्टी होती है तो सिर्फ खजूर के साथ, ओनली खजूर, पैसा, डॉलर दो लड़वा लो। जैसा कि अमेरिका में ब्लैक वाटर है। अब अमेरिका में ब्लैक वाटर है और यहां पे रशिया में वैगनर है, इन दोनों की कुछ कॉमनैलिटीज हैं, और मैं बताऊंगा इनकी कॉमनैलिटीज क्या हैं, यानी कि इनमें कौन सी चीजें मिलती जुलती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ज्यादातर ऐसे ग्रुप्स में, क्योंकि जहां पे हथियार चलाने की बात होती है, हथियार चलाने की खास ट्रेनिंग किसको होती है? फौजी को, राइट? फौजी को ट्रेनिंग होती है। तो ये रिटायर्ड फौजी जो फौजी छोड़ लेते हैं, उनको ग्रुप्स में शामिल कर लेते हैं। उनको ग्रुप्स में शामिल करने के बाद क्या, क्योंकि ट्रेंड आदमी है और वही तो काम कर रहा था वो फौज में, तो वही बोला कि अब काम तुम एक प्राइवेट कंपनी के लिए करोगे, राइट? और ब्लैक वाटर भी यही काम करता आ रहा है और वैगनर भी यही काम करता है। वैगनर का क्या हुआ कि जब उसने अफ्रीका में और जगह अपना वर्चस्व बढ़ाया पुतिन के आशीर्वाद से, तो क्यों करा उसने इसलिए करा क्योंकि कई बार जो
सरकारी तंत्र होता है, जो देश होते हैं, भारत में तो ये सब नहीं होता प्राइवेट आर्मीज वाला चक्कर, लेकिन अमेरिका में है, रशिया में है, और जगह है। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। इनका बड़ा एक सीधा साधा मामला है। कई बार देश दोस्तों ऐसी चीज करने की कोशिश करते हैं जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अगर मैं कोई जर्नैल हूं रूस का या अमेरिका का, और मैं चाहता हूं कि यार अगर मैं ये काम करूंगा ना, अगर मैं अपने बंदे भेजूंगा तो ह्यूमन राइट्स का केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मीडिया में थू हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, दूसरी कंपनी को भेज देते हैं जो ये सब काम करती है गंदे फंदे, उनको भेज देते हैं, वो मारेंगे काटेंगे, मेरा काम भी हो जाएगा, मैं उनको पैसे दे दूंगा। अगर बुरी चीज कोई होगी, अगर बुरा नाम होगा तो उस कंपनी का होगा। हम कहेंगे भैया हमारे इनके ऊपर क्या कंट्रोल है यार, वो कर रहा है, पकड़ो पकड़ो मार दो हमारी तरफ से, हमारा काम थोड़ा ना उनको पकड़ना। यू अंडरस्टैंड। तो ब्लैक वाटर ने अफगानिस्तान में भी ऑपरेशन करे, अमेरिका का ग्रुप है ब्लैक वाटर, उसने अमेरिका में भी उधर इराक में भी काम करा, दोस्त माफ कीजिएगा, उसने अफगानिस्तान में भी और जगह भी काम करा। इसी तरीके से ये जो प्रिगोजिन का वैगनर ग्रुप है, इसने अफ्रीका में काम करा, और इसने ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे कांड करे हैं कि जैसे जिसको दिल दहला देने वाले, जो रूस ने करवाए करे इसने, और रूसी फौज कहीं बीच में नहीं। तो जब भी रूस से पूछे कि यार ये वैगनर ग्रुप तो रशियन ग्रुप ऐसे कर रहा है यार, प्राइवेट ग्रुप है, हम क्या ही कर लेंगे इसका यार, और अफ्रीका में कर रहा है, रूस का कानून थोड़ा ना चलता है अफ्रीका में, झूठ बोल के दाएं बाएं ऐसा काम लोग करते चले आ रहे हैं। तो वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन ने क्या करा कि फिर ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू होती है, और यूक्रेन की लड़ाई में साहब ये चले जाते हैं दौड़े दौड़े, और जिसको कहते हैं कंधे से कंधा मिला के रशियन फोर्सेस के साथ लड़ते हैं। रशिया का दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि क्लियर कट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है रशिया का। रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा झोल है, जो उनका राजनीतिक जो उनका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें बड़ा झोल है। लोग आपस में लड़ते हैं, ये बहुत लड़ाइयां कॉमन है, मतलब मंत्रिमंडल के लोग आपस में, ऐसा नहीं कि विपक्ष वाले लोग लड़ रहे हैं, विपक्ष वाले और जो मंत्रिमंडल में लोग रहते हैं तो भारत में लड़ाइयां होती है ना, वहां पे क्या है कि विपक्ष जो है मारो गोली, दैट्स अ सेपरेट केस। जो मंत्रिमंडल में वो एक दूसरे का गला काटने को तैयार है वहां पर रशिया में। तो उनका बीच बचाव कौन करता है? पुतिन। यानी कि पुतिन का जो मामला है ना, पुतिन का मामला यह है कि भाई ये सरपंच है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि पावर फ्लोज फ्रॉम अ सिंगल मैन, एक है बाप जो बोलेगा क्या करना तुम सब करोगे। ये इस चक्कर में क्या होता है कि शांति काल में ये सब चीजें चल जाती हैं, युद्ध में ना ये सब चीजें नहीं चलती। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यूनिटी ऑफ कमांड तो मिलिट्री बात हो गई, यहां पे इस तरीके से इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को संभालता है पुतिन। तो ये चीज लड़ाई में चरमरा जाती है, ये लड़ाई में नहीं चल पाती, क्योंकि लड़ाई के कुछ उसूल होते हैं, जंग के कुछ उसूल होते हैं, और इसमें रूस फेल हो गया। तो 23 फरवरी 2021 को रूस दाखिल हो जाता है यूक्रेन के अंदर, और जैसा मैंने आपको बताया वैगनर की फोर्सेस शुरू में पीछे थी, रशियन फोर्सेस आगे थी, रशियन फोर्सेस को सक्सेस नहीं मिला, बोला वैगनर तुम जाओ। वैगनर ने कमाल का काम करा, कमाल का काम करा, एक दो शहर पे इन्होंने कब्जा भी करा, छुड़वाया भी, दुनिया भर के इन्होंने काम करे। लेकिन जो प्रिगोजिन था ना, प्रिगोजिन को यह लगने लगा कि यार ये जो शोइगु है, जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया का, यार ये गेम ठीक नहीं खेल रहा। मेरे बंदों ने हजारों की तादाद में अपनी जानें दे दी मदर रशिया के लिए, ये बंदा जो है ना, ये बंदा गेम ठीक नहीं खेल रहा। तो उसकी बड़ी कंप्लेंट थी, उसकी कंप्लेंट थी कि यार तुम ठीक टाइम पे हमें एमिनेशन नहीं देते, तुम ठीक टाइम पे हमें गोला बारूद नहीं देते, तुम हमें एयर सपोर्ट नहीं देते, तुम हमें आर्टिलरी सपोर्ट नहीं देते, हमें सिर्फ मरने कटने के लिए तुम्हें छोड़ दिया है तुमने हमें। और रिसेंटली 4-5 दिन पहले उसकी यह कंप्लेंट थी, जब वो मॉस्को पे चढ़ दौड़ने का प्लान बना रहा था, तब यह कंप्लेंट थी यार कि हमारे बंदे बैठे, तुमने हमारे ही ऊपर गोला गिरा दिया, हमारे ऊपर मिसाइल या रॉकेट अटैक तुमने कर दिया, जिससे कि कई सारे मेरे बंदे मर गए। तो स्टोरी यह बनाई गई कि साहब ये गुस्से में चला गया, और अब इसने बोला कि मैं मॉस्को पे चढ़ दौड़ूंगा, अब मैं नहीं छोड़ता यार, अब नहीं छोड़ूंगा मैं, चलो मॉस्को जरा सिखाते हैं सबक। शोइगु वोइगु को कॉलर से पकड़ के नीचे लाएंगे और पुतिन को बोलेंगे निकल यहां से, फुट। तो इसने मन बना लिया, इसने अपने 50-60 हजार 1 लाख जितने भी इसके फौजी थे, तो बोला कि चलो। इन्होंने एक शहर को भी कैप्चर कर लिया, और ये कहते हैं कि हम 200 किलोमीटर दूर हैं, हम मॉस्को पहुंचने वाले हैं। मॉस्को के मेयर ने बोल दिया कि साहब छुट्टी वुट्टी कराओ, मंडे को छुट्टी, आज संडे है ना दोस्तों, मंडे को छुट्टी। और सब लोग डर के मारे वहां पे मॉस्को में ये लग रहा है वो लग रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, 2-3 चीजें इसमें ना बड़ी खड़कती हैं, क्योंकि अपना फौजी दिमाग है, सोचने का खास तरीका है। अब मैं कहता हूं यार एक बात बताओ, जब तक इसको रूस पैसा दे रहा था, मैं प्रिगोजिन की बात कर रहा हूं, वैगनर ग्रुप की बात कर रहा हूं, जब तक रूस इसको पैसा दे रहा था, ठीक है, तब तक ये लड़ रहा था, क्योंकि मर्सनरी है भाई। रूसी आर्मी को पैसा कहां से आता है?
जो रशिया की फौज लड़ती है या भारत की फौज लड़ती है, अमेरिका की फौज लड़ती है, चीन की फौज लड़ती है, इनके पास पैसा कहां से आता है भाई? इनके पास पैसा आता है क्योंकि सरकार इनको पैसा देती है। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार को टैक्स मिलता है, वहां से सरकार पे, ये तो सब आपको पता है, राइट? तो अगर एक बंदा जो कि कहता है कि मैं अपने ही देश के खिलाफ जंग लड़ूंगा, अपने ही राष्ट्रपति को निपटा दूंगा, उसको गिरा के मैं चढ़ दौड़ूंगा मॉस्को के ऊपर, उसको पैसा कौन दे रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पहले आपको पुतिन पैसा दे रहा था, पुतिन यानी कि वैगनर ग्रुप को पैसा दे रहा था, अब वैगनर ग्रुप कह रहा है कि हम पुतिन को निपटा देंगे, तो जाहिर सी बात है पुतिन ये तो नहीं बोलेगा ना कि ये लो $100 मिलियन आओ मुझे निपटा दो। यानी पुतिन ने इनके सारे बैंकिंग के चैनल बंद कर दिए होंगे, पुतिन ने इनका सब कुछ बंद कर दिया होगा, पुतिन ने इसको पैसा नहीं दिया होगा। फिर उसको किसने पैसे दिए यार? ये मेरा पहला सवाल है। हु गेव दिस गाय मनी? हु गेव दिस गाय दी फंड्स टू प्लान एन अटैक ऑन मॉस्को? इसने एंटी टैंक माइन्स भी लगा दी, इसने दुनिया भर की चीजें। देखिए मैं आपको बताता हूं, फौजियों को लड़ने के लिए कई 100 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है? कई 100 चीजें चाहिए होती हैं, फिर जज्बा और जोश फिर बाद में आता है। 100 चीजें चाहिए होती हैं लड़ने के लिए। एक मॉडर्न आर्मी की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो लठ लेके आप किसी के ऊपर भी चढ़ जाओ, लेकिन देखिए आपको हथियार चाहिए, आपको एम्युनिशन चाहिए, ठीक है? आपको गोला बारूद चाहिए, आपको गाड़ियां चाहिए, आपको गाड़ी के लिए तेल चाहिए, राइट? दिन में 3 बार लोग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर खाएंगे, बीच में चाय 2 बार 3 बार पिएंगे, ठीक है? नॉर्मल आदमी करता है, फौजी भी करता है, ठीक है ना? रात को रहने के उनके लिए टेंट चाहिए, उनके लिए अकोमोडेशन चाहिए। खुले खेत में तो सोएगा नहीं वो, कहीं ना कुछ खुले खेत में भी सो जाएंगे लड़ाई के बीच में, लेकिन परमानेंटली थोड़ा ना ऐसा सो सकते हैं। और रशिया में ठंड ऐसी पड़ती है, इवन इन समर्स जबरदस्त ठंड पड़ती है कुछ कुछ एरियाज में, राइट? फिर जिसको चोट लगती है आपको उसको पीछे ले जाना पड़ता है, उसके इलाज के लिए पैसे खर्च होते हैं, राइट? रोज आप वो गोला बारूद जो है रोज खर्च हो रहा है, आप रोज फायर कर रहे हैं, लाखों, जिसको कहते हैं ना मिलियंस की तादाद में आपका एम्युनिशन खर्च हो रहा है रोज। तो अब बिल्कुल टट 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 लगे हुए हैं भैया, गोला बारूद चल रहा है, ये सब खर्च होता है, आपको उसको रिप्लेनिश करना है, राइट? जिनको चोट लग गई उनको अस्पताल ले जाना है, उनके इंश्योरेंस का मामला। ये मैं सिर्फ आपको ना मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं दोस्तों, इससे कई गुना ज्यादा लड़ाई में खर्चे होते हैं, सिर्फ खर्चे। और जब जंग शुरू होती है तो पानी की तरह बहता है पैसा, पानी की तरह, मतलब इट्स लाइक वाटर। और अगर प्रॉपर 2 देशों के बीच में जंग शुरू हो गई तो रोज अरबों डॉलर ऐसे खर्च होते हैं, रोज, डेली की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, डेली। और ये तब जब इन लोगों के पास तो वो है नहीं, दे डोंट हैव एयरक्राफ्ट एंड ऑल दैट, इनके पास मैसिव हैवी वेपनरी और टैंक शैंक होंगे इनके पास कुछ। इसके अलावा अगर कोई बोले कि साहब इनके पास मीडियम गन्स हैं और ये सब नहीं है इनके पास हेलीकॉप्टर गनशिप्स नहीं है। वैगनर ग्रुप के बारे में कह रहा हूं, लेकिन ठीक है, वैगनर ग्रुप को फंड कौन कर रहा है, मेरा पहला सवाल है। क्योंकि मसनदी ग्रुप है, इनको तो कोई चाहिए ना जो उनको पैसा दे, ये तो भाड़े के फौजी हैं, राइट? कोई ना कोई तो उनको पैसा दे रहा होगा, कौन दे रहा है पैसा? लोग ये भी कहते हैं कि ये यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के टच पे था, ऐसा लोग कहते हैं कि जो प्रिगोजिन था ही वॉज इन टच विद यूक्रेनियन इंटेलिजेंस और इसने नेटो से पैसा खा रखा है मामले को अनसेटल करने के लिए। अच्छा, इधर प्रिगोजिन धमकी देता है, सीधी धमकी देता है, मैं मॉस्को में आ रहा हूं पुतिन, इंतजार करो बेटा मैं आ रहा हूं। उधर पुतिन कहता है तू आ जा, तूने गद्दारी करी है, सबसे पहले तेरे को सजा मिलेगी। और वो लोग ये कहते हैं कि जो भी वैगनर के जो फौजी हैं, जो भी सोल्जर्स हैं, उनको बोलते हैं कि तुम इसका कहना मत मानो, क्रिमिनल आदमी है ये। अच्छा, सच बात यह है कि वैगनर ग्रुप में भी बहुत सारे क्रिमिनल हैं। इसने क्या करा ना, इसने जेल से छुड़वाया लोगों को। जब इसके बहुत सारे लोग मर गए तो जेल में गया और जेल से लोगों को बोला चलो 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 चलो, मैं तुम्हें माफी दिलवा दूंगा स्टेट से, तुमने कत्ल करा है, 25 साल के लिए जेल में हो ना, 25 साल के लिए, तुम एक काम करो, छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, मैं तुम्हें वर्दी भी दूंगा, मैं तुम्हें हथियार भी दूंगा, खाना पीना भी दूंगा, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा जितना भी सेंटेंस है जो बाकी है वो सब माफ हो जाएगा, तुम रूस की आंखों में हीरो बन जाओगे, चलो मेरे साथ। और भाई वो तो जेल में पड़ा हुआ है, उसको तो आज़ादी चाहिए, वो फट से चला गया लड़ने के लिए। जब वो फट से गया लड़ने के लिए तो वहां पे यूक्रेन में मार पड़ रही है दुनिया भर की यार, दुनिया भर का। तो ये लोग सब डिसल्यूजन हो गए। अब ये बंदा ना, कट टू यस्टरडे, ये बंदा जा रहा है अपना टैंक वैंक लेके, वहां पे मॉस्को में तैयारी हो जाती है कि जंग शुरू होने वाली है, तैयारी कर लो भी। अच्छा, तैयारी हो जाती है वहां पे, तो फिर क्या होता है उसके बाद दोस्तों, पीठ पीछे से डिप्लोमेटिक चैनल ऑन हो जाते हैं और जो बेलारूस का प्रेसिडेंट है वो इससे कहता है कि देख, तू पंगे में मत पड़, मेरी बात मान, तू चिक चिक पिक पिक मत कर, ठीक है? तू जाएगा वहां पे, पिटेगा, कत्ल हो जाएगा वहां पे, क्योंकि रूस की फौज से थोड़ा ना लड़ेगा तू, तेरे पास बंदे कितने हैं, 50,000, 60,000, 70,000, राइट? तूने एक शहर पे कब्जा करा है भाई, एक शहर में कब्जा करा है तो
जब अगले शहर में जाएगा तो यहां पे कुछ बंदे छोड़ कर जाएगा ना, 10-15 हज़ार छोड़ कर जाएगा इस शहर में अपना कब्जा मेंटेन करने के लिए, कुछ छोड़ के जाएगा। यानी कि अगर तेरे पास 70,000 लोग भी थे तो अगले शहर तक पहुंच के 50,000 हो जाएंगे, फिर वहां पे कुछ छोड़ेगा, अगले मॉस्को पहुंचते पहुंचते तेरे पास सिर्फ 5,000 रह जाएंगे। तो मॉस्को बहुत दूर है वहां से। तो बोला कि नहीं, मैं समझ गया, इसको कुछ पीछे डील हुई है दोस्तों। इस बंदे ने यू टर्न लिया और ये यू टर्न लेते वक्त इसने बोला कि खून खराबा ना हो, ठीक है। अच्छा, आप रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एड्रेस देखिएगा जो उसने देश को करा था, उसने इसका नाम नहीं लिया, उसने बाय नेम नहीं बोला कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा खराब है, ये गद्दार है। इसने बस मोटी मोटी बात करी, बिना बंदे का नाम लिया, क्योंकि पुतिन भी चाह रहा था कि ऑप्शंस खुले रहें। कल ऐसा ना हो कि आप किसी को इतना दीवार से लगा दें कि नेगोशिएशन करने का स्पेस ना रह जाए मेरे पास। अच्छा, ये पुतिन को जानता है 15-20 साल से, राइट। पुतिन को खाना खिलाने से पहले भी जानता था, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पुतिन को जानता था, और पुतिन नहीं पाल पोस के बड़ा करा है इसको। अब यार सपोले को, मेरा पुराना वही डायलॉग यार, सपोले को अगर दूध पिलाओगे तो बड़ा होगा, खरगोश तो बनेगा नहीं, बनेगा तो सांप बना। इसने अपने ही बाप को डसने की कोशिश करी। ये करने के बाद अब इसने ले लिया यू टर्न और ये जा रहा है बेलारूस अपने फाइटर्स के साथ। तो ये इनकी डील हो गई दोस्तों, ठीक है। तो पहला कारण मैंने बताया कि उसको फंड कौन कर रहा है, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इससे रूस को नुकसान क्या है और फायदा क्या है। नुकसान तो यह है कि दुनिया भर में रूस की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई कि यार कोई भी चढ़ दौड़ता है यार। 50-60 हज़ार कितना है, मतलब क्या पॉपुलेशन है 50-60 हज़ार की, कुछ भी नहीं होती। आप रूस के ऊपर चढ़ दौड़े और वहां पे प्रेसिडेंट आ जाए और पूरे देश से संबोधित हो रहा है और कह रहा है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल का वक्त है और ये सब, तो इसका मतलब आपको 50-60 हज़ार लोग हों तो आपको खड़का सकते हैं वो, राइट। इससे क्या होगा कि नेटो और अमेरिका इन सबको आइडिया लग गया कि हां हम इनको खड़का सकते हैं, राइट। तीसरी चीज, आप अगर इसको दूसरी नजर से देखें तो पुतिन, अगर ये बंदा पहुंच जाता ना मॉस्को, तो पुतिन इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकता था। पुतिन को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला यूक्रेन में, ये बात सच है। जब हम कहते हैं ना इतनी बड़ी फौज है रशिया की, इतनी बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, इतना बिलांद भर का यूक्रेन, तो इसको तो 10-15 दिन में हड़प जाना चाहिए था यूक्रेन को। 1.5 साल होने का हो गया, कुछ कर नहीं पाए। इसका फायदा पुतिन उठा सकता था, और पुतिन ये मामला, अंदर के गद्दार हैं, ये वाला जो नैरेटिव है ये अपने लोगों को बेच सकता था पुतिन। और क्या बेचता पुतिन कि देखो हम तो जीत जाते लेकिन हमने उनके ऊपर भरोसा करा, हम तो यूक्रेन को 2 दिन में खड़का देते, लेकिन यार ये हमारे बगल में थे, हमें पता ही नहीं लगा कि ये बंदा हमारी पीठ पे छुरा घोंप रहा है ना, हमारी पीठ पे छुरा घोंप रहा है बंदा, हमें पता नहीं लगा, हमने तो भरोसा करा था, भाई ने दगा दे दी, अब हम क्या करें। तो ये वाला जो नैरेटिव है ना कि भाई ने दगा दे दी अब हम क्या करें, ये बिक जाता है, ये नैरेटिव बिकने वाला है, ठीक है। और ऐसा होता भी है कि अक्सर भाई ही दगा देता है, ये भी बात सच है। इसलिए लोग इसको खरीद भी लेते हैं इस नैरेटिव को, क्योंकि नैरेटिव जो है ये आधा कच्चा आधा पका टाइप की चीज होती है, दुनिया भर का नैरेटिव है। तो पुतिन इस नैरेटिव को बेच सकता था, अब पुतिन ने वो नैरेटिव जो है नहीं बेच पाएगा, क्योंकि भाई ने तो यू टर्न ले लिया, वैगनर वाले ने यू टर्न ले लिया और ये जा रहा है बेलारूस, वहां पे सेटल वेटल डाउन हो जाएगा अपने फाइटर्स के साथ, और वहां पे इसकी डील हो गई है दोस्तों। आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय सेना का, नौसेना का, वायुसेना का हमारा जो ज़्यादातर इक्विपमेंट है 65 से ऊपर 65-68% हमारा रूसी है, राइट। अब मुझे ये नहीं पता कि हम रशिया पे इन द फ्यूचर कितना डिपेंड कर सकते हैं अपना मटेरियल लेने के लिए, अपनी चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि रशिया में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी शुरू हुई है ना वैगनर की वजह से और यूक्रेन वॉर की वजह से, मेरा ऐसा अनुमान है एज एन एनालिस्ट, ये अभी खत्म नहीं होने वाली, इसमें समय लगेगा दोस्तों, इसमें समय लगेगा, राइट। और इसमें समय लगने से ये होगा कि भारत के लिए जो वेपन्स आते थे वहां से, भारत जो डॉलर देके वेपन खरीदता था या रुपए देके खरीदता था, उसमें रुकावट आएगी, ये बात तय है। आप मान के चलिए इसमें रुकावट आएगी दोस्तों, इसमें रुकावट आएगी। तो इसीलिए मोदी जी जब गए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो मोदी जी को पता था कि गड़बड़ है लॉन्ग टर्म। अब ये मेरा गैसवर्क है यार, मेरा गैसवर्क है। हो सकता है कि हमारी एजेंसीज ने कुछ बताया हो मोदी जी को कि सर ये ड्रामा चल रहा है, किसी भी वक्त हो सकता है। एजेंसीज का काम ही होता है ना कि वो इन्फॉर्मेशन लेती हैं, कोई भी एक चीज़ नहीं होती। अगर वैगनर वाले ने ऐसा नहीं सोचा कि एक दिन चलो ठीक है, गुड है यार, एक काम करते हैं, आज ना सैटरडे है तो सैटरडे का अच्छा दिन है, चलो शनिवार का दिन है, चलो मॉस्को पे चढ़ाई कर देते हैं। ना, ये तो प्लानिंग होगी, और हमारे बंदे भी कहीं ना कहीं अंदर फिट होंगे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे भारत को। अमेरिका के भी बंदे फिट होंगे, यूके के भी होंगे, इजराइल के भी होंगे, जासूसी तो सभी करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, तो उन्होंने बता दिया होगा। अब देखिए जो मोदी जी गए ना वहाँ पे और कह रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स और ये वो दुनिया भर का, इजराइल के मरकावा टैंक्स की बात मैंने सुनी थी कहीं उड़ी,
अब पता नहीं वो टैंक्स की टेक्नोलॉजी आ रही है नहीं आ रही, आई डोंट नो, बट मरकावा टैंक्स बहुत कामयाब टैंक हैं, इजराइल के हैं। उनसे बात चली थी ऐसा मैंने सुना है, आई कुड बी रॉन्ग, पर मैंने सुना है। उड़ती उड़ती चीज़ें, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ ना तो लोग बात करते हैं। दोस्तों एक तो ये बात है, तो हमारा पूरा जो सिस्टम है ना हथियार का, ये हमें ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड रिविजिट करना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं अच्छा हम तुमसे ये ड्रोन्स ले रहे हैं ना, प्रेडेटर, चलो कोई बात नहीं, इसका थोड़ा सा तो हिस्सा इंडिया में बनाओ। मैं बता रहा हूँ उनका चक्कर क्या है मोदी जी का। अब वो कह रहे हैं चलो 15-20% इंडिया में बना दो, ठीक है, 80% नहीं बना रहे ना, कोई बात नहीं, 20% बनाओ। अगली बार मोदी जी बोलेंगे कि अच्छा हमने तुमसे 30-31 ड्रोन लिए हैं, चलो हम तुमसे 100 और लेते हैं, 100 और लेते हैं, पूरे के पूरे 100 इंडिया में बनाओ। ये होने वाला है, आप देख लेना, ये होने वाला है। अगली बार जब राफेल आएंगे ना इंडिया में, और राफेल आएंगे, आप नोट करना, राफेल आएंगे आज नहीं तो 3-4 साल के बाद भारत में और राफेल का ऑर्डर होगा, और फिर बोलेंगे राफेल भी तुम भारत में बनाओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ टाई अप करो और भारत में राफेल, ये होने वाला है, या किसी और कंपनी के साथ टाई अप करो। दिस इज गोइंग टू हैपन। मोदी जी ये बात समझ गए कि रूस पे, अब आप देखिए रूस हमारा दोस्त है, वो सब ठीक है, लेकिन रूस की अपनी मजबूरियां इतनी हैं कि रूस हो सकता है जिस लेवल पे हमें हथियार चाहिए रूस हमें ना दे पाए, तो हमें एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वेपनरी और टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं बन पाएगा। अपना आत्मनिर्भर भारत एक कामयाब मुहिम है, एक कामयाब इनिशिएटिव है, लेकिन वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भर होना दोस्तों, ये 10-20 साल लग जाते हैं इसमें। ये अचानक एक दिन में नहीं कि मोदी जी ने बोला कि मैं 2018 में 2017 में जब भी उन्होंने बोला कि मैं आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस में खासतौर से मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर अचानक एक दिन हो गया। नो, नॉट एट ऑल। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। नेचर ऑफ द बीस्ट इज लाइक दैट यार, ये जो है ना पूरा है, ये नेचर ऐसा है। खैर।